अब अगर हम बॉडी वॉल के सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जिसे हमने बोला है मस्क्यूलेचर, राइट। मस्क्यूलेचर का मीनिंग ही ये होता है कि मसल्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन ये करता है। दैट मीन्स यहाँ पर मसल्स जो हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी संरचनाएं उपस्थित रहेंगी। तो मायोटोम्स की अगर हम बात करें तो मायोटोम्स क्या है, इनकी मसल्स हैं और मायोटोम्स एक के बाद एक अरेंज रहती हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, खंडों में व्यवस्थित रहती हैं, खंडित होती हैं, इसलिए हम इन्हें मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं कि खंडों में ये विभक्तित है। और इन्हीं खंडों में विभक्त होने के कारण ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अगर धड़ रीजन से, ट्रंक वाले भाग से घूमकर जाना है तो वो इजीली घूम सकते हैं और तैरते समय आगे की तरफ और पीछे की तरफ गमन क्रिया को इजीली ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मसल्स में ब्रेकेज है बीच बीच में, एक स्ट्रेट लेयर नहीं है मसल्स की, जिसके कारण ये अपना मूवमेंट जो है वो और आसान कर लेते हैं। तो ये है मस्क्यूलेचर भाग, मसल्स भाग, जो गमन में मदद करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, राइट। नाम से ही यहाँ पता चल रहा है कि पैराइटल पेरिटोनियम मतलब परिधीय जो है, परिधि बनाने का, निर्माण करने का कार्य ये करते हैं। जैसे मसल्स के जस्ट नीचे ये परिधीय झिल्ली उपस्थित रहेगी, ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है जस्ट मसल्स के नीचे अटैच्ड होकर, और इस मेम्ब्रेन के कारण यहाँ पर सपोर्ट जो होता है वो यहाँ पर इन्हें मिल पाता है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ हम बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खंडों में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फेरिंक्स रीजन जो है, ग्लसनी भाग जो है, वहां पर छोटे छोटे खंडों में मायोटोम्स व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण ये इजीली आगे मूव कर पाते हैं ऑर्गेनिजम्स। सेकेंडली हम ये भी बोलते हैं कि जो एट्रियोपोड है, एट्रियोपोड भाग है, वहां से मेटाप्लूरल फोल्ड्स क्योंकि वहां पे व्यवस्थित रहते हैं, वलन व्यवस्थित रहते हैं, जिनके कारण वाटर जो है उनके द्वारा बाहर निकल पाता है। तो ये 3 लेयर्स से बॉडी वॉल ब्रैंकियोस्टोमा की बनती है। दैट मींस फर्स्ट इज हमने पढ़ा था त्वचा या स्किन, सेकंड मसल्स मांसपेशियां, और थर्ड है पैराइटल पेरिटोनियम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की, तो हम इसके स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। जैसे हमने बोला कि इनका स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम की 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये लेयर्स। फर्स्ट तो होगा नोटोकॉर्ड, राइट, और सेकेंड होगा दूसरे स्केलेटल सिस्टम या अदर सिस्टम्स। सबसे मेन इसमें है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की बात करेंगे, सबसे मेन है। एक बार अगर हम डायग्रामेटिकली देख लें, नोटोकॉर्ड को, संरचना को हम देख रहे हैं, इसका हमने सेक्शन कट किया है, सेक्शन कट करने के बाद हम इसे ऑब्जर्व करें, राइट।
बीच वाली हैं फाइब्रस प्लेट्स, ठीक है। ऊपर है नर्व कॉर्ड, राइट। ये नीचे की तरफ फेरिंग्स प्रेजेंट। तो इस तरह से इनकी संरचनाएं व्यवस्थित रहती है। ये नोटोकॉर्ड का हमने सेक्शन कर करके ऑब्जर्व किया। तो जब हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? मोस्टली अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये प्रेजेंट है डॉर्सल या पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ सरफेस पर। प्रेजेंट कहाँ है? नर्व कॉर्ड के नीचे। नर्व कॉर्ड के तो नीचे उपस्थित है, मतलब सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड व्यवस्थित रहेगी। वहीं ये एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो होती है उसके ऊपर की तरफ व्यवस्थित रहता है। तो हम बोल सकते हैं नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में इसकी व्यवस्था है, और डॉर्सल साइड में पृष्ठ सतह पर ये पूरा लॉन्गिट्यूडनली व्यवस्थित रहता है। एक तरह से हम इसकी संरचना की अगर बात करते हैं, तो इसकी संरचना में हम बोल सकते हैं कि ये थिन, पतली, संकरी, बिल्कुल हम बोल सकते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो है, और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, नलिका जैसी स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट रहती है। मतलब पतली भी है, बिल्कुल लंबी है, लॉन्ग है, और इसी के साथ साथ संकरी भी है, और एक नलिका जैसी संरचना पूरे पृष्ठ सतह पर आगे से लेकर पीछे तक कंटिन्यूअसली बनाती है। तो ये है हमारी नोटोकॉर्ड। अब इस नोटोकॉर्ड के चारों तरफ भी एक कवरिंग रहती है, जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्डल शीट, क्योंकि इसकी कवरिंग है चारों तरफ, तो उसको हम बोलेंगे नोटोकॉर्डल शीट, जो नोटोकॉर्ड को दोनों तरफ से, चारों तरफ से कवर करके रखती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं, इसको हमने बोल दिया कि ये इस कवरिंग के अंदर रहती है, लेकिन इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि ये शरीर को एक तरह से एक संरचना प्रदान कर रही है, और उस संरचना के कारण बॉडी में क्या होता है, एक लचीलापन रहता है। नोटोकॉर्डल शीट हमारी टर्जिड सेल्स या टर्जिड कोशिकाओं के साथ मिलकर शरीर को लचीलापन प्रदान करते हैं। पर जब भी मूवमेंट होगा, राइट, मूवमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड जो है वो छोटी नहीं होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है ब्रेकियोस्टोमा, तो शरीर का जो भाग है वो छोटा या सिकुड़ेगा नहीं, नॉर्मली मूव करेगा, बस उसमें मूवमेंट्स इस तरह से हो सकते हैं, और उसमें उसकी साइज छोटी नहीं होगी, उसकी जो आकृति है वो छोटी नहीं होगी। तो इस तरह से नोटोकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके एक सपोर्ट प्रदान कर रहा है ब्रेकियोस्टोमा की बॉडी को। और नोटोकॉर्ड का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्डा डॉर्सालिस। इस नाम से भी ये जाना। कॉर्डा मीन्स एक कॉर्ड स्ट्रिंग रॉड जैसी स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, और डॉर्सालिस मीन्स कि डॉर्सल सरफेस पर ये उपस्थित रहती है, पृष्ठ सतह पर उपस्थित रहती है, इसलिए हम इसे कॉर्डा डॉर्सालिस के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें अदर सिस्टम्स, अदर स्केलेटल सिस्टम्स की, तो अदर स्केलेटल सिस्टम्स में आते हैं नॉर्मली फिनरे बॉक्सेस, क्योंकि ये भी एक तरह का स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। एंडोस्टाइलर प्लेट, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं गिल रॉड्स की या गिल स्लिट्स की, तो वो भी हमारे अदर स्केलेटल सिस्टम्स में कंप्राइज करते हैं। इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू, एंड ओरल थ्रेड, ये सारे जो है मिलकर दूसरे स्केलेटल सिस्टम्स का निर्माण करते हैं और उन्हें फॉर्म करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम
दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नोटोकॉर्ड एंड दूसरे अदर स्केलेटल सिस्टम्स में, और उनके डिफरेंट पार्ट्स ये फिल्ट्री बॉक्सेस फिन बनाएंगे, एंडोस्टाइलर प्लेट एंडोस्टाइल का निर्माण करेगी, गिल रॉड्स जो उनकी गिल्स हैं उनको बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तर बॉडी में प्रेजेंट की हैं, और ओरल प्लेट जो मुख है, मुख वाला भाग है, उसको बनाने में हेल्प करेगी। राइट, तो ये है हमारा ब्रैकियोस्टोमा का स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सीलोम की। राइट, सीलोम मतलब गुहा। इनमें जो गुहा होती है हम बोलते हैं कि वो गुहा ट्रू सीलोम होती है, वास्तविक गुहा कहलाती है। ये कुछ में हम बोलते हैं कि ट्रू सीलोम नहीं होती या एब्सेंट होती, पर इनमें वास्तविक गुहा उपस्थित रहती है। नॉर्मली जब हम सीलोम की बात करते हैं तो ये एंटेरोसीलोम प्रोसेस के थ्रू बनती है। एंटेरोसीलोम मींस आंत्र में वलय होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, और उनके कारण डिफरेंट सीलोम्स का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटेरोसीलोम। और सीलोम जो होता है वो एक द्रव्य इसके अंदर भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड, या फिर हम बोल सकते हैं सीलोमिक द्रव्य। इस द्रव्य के कारण क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स जब भी मूवमेंट करते हैं तो ये द्रव्य इन सीलोम पार्ट्स में भरा रहता है, और ये एक तरह से आधार प्रदान कर रहा है इन जंतुओं को, इन ऑर्गेनिजम्स। अब जब भी हम सीलोम की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नॉर्मली इनकी जो सीलोम है वो मेसोडर्म के द्वारा बनती है। मेसोडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा बनती है। जैसे हम बोल सकते हैं शाइज़ोइक मेसोडर्म के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा ये निर्मित होती है। अब जब हम सीलोम की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स की या 3 सीलोम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, 3 गुहा यहाँ पर उपस्थित रहती है। सबसे पहली गुहा का नाम है सम एंडोस्टाइलर, एंड यहाँ पर डोर्सो लेटरल कैनाल, सीलोमिक कैनाल, और सब एंडोस्टाइलर सी। ठीक है, इस तरह से 3 सीलोम्स यहाँ प्रेजेंट रहती है। एक है सब एंडोस्टाइलर सीलोम, इसका मतलब हुआ कि ये एंडोस्टाइल के नीचे व्यवस्थित रहेगी। सब एंडोस्टाइलर है मतलब एंडोस्टाइल के नीचे की तरफ व्यवस्थित रहेगी। वहीं डोर्सोलेटरल सीलोमिक कैनाल है तो ये नंबर में 2 होती है, और लेटरल साइड पर जो हमारा डोर्सल सरफेस होता है वहां पर ये व्यवस्थित रहती हैं फेरिंक्स एंड इंटेस्टाइन के आसपास। यहाँ पे फेरिंक्स एंड इंटेस्टाइन आसपास रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट वहां पर रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ सीलोम पार्ट्स मिडगट, इंटेस्टाइन की जो मिडगट पार्ट है और गोनाड्स हैं वहां पर भी व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, मिडगट और गोनाड्स के आसपास सीलोम सेगमेंट्स में प्रेजेंट रहती है, तो वहां पे भी सीलोम की व्यवस्था, गुहा जो होती है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पढ़ा 3 टाइप की सीलोम्स है। ये एक ही होती है, ये 2 प्रकार की होती है, दोनों साइड प्रेजेंट रहती है, और ये मिडगट गोनाड्स के आसपास एकदम स्ट्रेट लाइन में न होकर छोटे छोटे भागों में व्यवस्थित रहती है। अब नॉर्मली अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स में हम बोलते हैं कि फेरिंक्स वाले भाग में, ग्रसनी वाले भाग में सीलोम जो होती है वो अनुपस्थित रहती है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं रहती,
इसकी एब्सेंस रहती है। वहीं अगर हम ब्रैंकियोस्टोमा की बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा में फेरिंक्स वाले भाग में पहले तो प्रेजेंस थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका रिडक्शन हो गया, मतलब बाद में वो रिड्यूस हो गई। मतलब यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारी जो सीलोम होती है, गुहा होती है, वो उपस्थित रहती है। नासिक फॉर्म जिसे हम बोलते हैं उसमें उपस्थित रहेगी। एक बार हम डायग्रामेटिकली देख लेंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट है। हम गुहा का स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, इनकी व्यवस्था जो है इस तरह से व्यवस्थित रहती है। इस तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पर ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर इनका रहता है। तो ये दोनों तो जो हैं, ये दोनों तो हमारी डॉर्सल कैनाल है, डॉर्सल सीलोमिक कैनाल। ठीक है, ये है सब एंडोस्टाइलर सीलोम, राइट। और ये जो घूमकर जा रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रैंकियल या फिर गिल सीलोम। ब्रैंकियल गिल सीलोम ये उपस्थित है, जो गिल्स के आसपास, गिल रॉड्स के आसपास कनेक्टेड रहती है। यहाँ हम बोलेंगे इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहती है एंड यहाँ पे फेरिंक्स भाग उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से सीलोम का यहाँ पर अरेंजमेंट रहता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्रियोपोल की। जो एट्रियोपोल है या एट्रियम जो भाग उपस्थित है, एट्रियम भाग कहाँ प्रेजेंट रहता है? वेंट्रल साइड में, अधर सरफेस। वेंट्रल साइड जो है, जो अधर सरफेस है, नीचे वाली सरफेस होती है ब्रैंकियोस्टोमा की, वहां पे एट्रियम भाग उपस्थित रहता है। और ये बहुत बड़ा लिंकेशन है, एक्सटैंड करता है। मेटाप्ल्यूरल फोल्ड्स भी इसी भाग में प्रेजेंट रहते हैं और एपीप्ल्यूरल जो मेम्ब्रेन है, जो अंदर की तरफ भित्ति या वॉल का निर्माण करती है, वो भी यहीं पे ही व्यवस्थित रहती है। ठीक है, इसी के साथ ये जब एंड होती है तो ये एंड होती है एट्रियोपोल में। एट्रियोपोल में ये
जाकर समाप्त होती है और गति के कारण यहाँ पर क्या होता है, वाटर यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है। तो एट्रियम वेंट्रल साइड में उपस्थित है एक तरह से, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं माउथ के थोड़ा सा आगे से कहाँ पर खत्म हो जाती है, एट्रियम पोर्ट तक खत्म हो जाती है। राइट, तो ये था हमारा एट्रियम भाग या एट्रियम पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे माउथ नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, और सेकेंडली हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। राइट, किस प्रकार के ग्लैंड्स या ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं वहां। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में पूरी आहार नाल आ जाएगी, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन से जूसेस, कौन से एंजाइम्स, कौन से ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल से हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। राइट, यहाँ लिख देते हैं डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है हमें माउथ या फिर मुख। मुख भाग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मुख कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में, अधर भाग में उपस्थित रहता है। तो हम इसे बोल सकते हैं एंटीरियो वेंट्रल भाग में इसकी उपस्थिति रहती है। अग्र अधर भाग की तरफ, नीचे की तरफ मुख उपस्थित रहता है। तो मुख उपस्थित रहने के कारण यहाँ से क्या होता है, वाटर अंदर एंटर करता है और भोजन को भी यहीं से ही अंदर ले जाता है। ठीक, अब सेकेंड हम बात करेंगे माउथ कैविटी, या फिर हम बोल सकते हैं मुख कैविटी या फिर बकल कैविटी। मुख के बाद क्या आता है, बकल कैविटी आएगी, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो रीजन होता है बकल सीरा, ठीक है, या फिर ओरल सीरा, इसको हम ओरल कोड नाम भी दे सकते हैं। ये सबसे पहले मुख के बाद ओरल हुड ही आता है, ओरल हुड में ही मुख खुलता है, और ओरल हुड को हम डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करते हैं, विभक्त कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है बकल सिराई या ओरल सिराई, जिनके अंदर क्या होता है 12 से 20 पेयर्स में टेंटिकल्स या स्पर्शक जो होते हैं उपस्थित रहते हैं, और इन टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी पैपिला, जो कि क्या करते हैं, इजीली बाहर कोई भी संवेदनशीलता होगी, कुछ भी एनवायरनमेंट में, वातावरण में चेंजेस होंगे, तो ये सेंसरी पैपिला वहां पे उस चीज को सेंस करके टेंटिकल्स के द्वारा बॉडी को भेज देते हैं। अब हम इन टेंटिकल्स या स्पर्शक की बात करते हैं, तो ये स्पर्शक यंग एज में कम होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे इनका नंबर भी इंक्रीज होता रहता है। नंबर जो होता है, संख्या जो होती है वो इंक्रीज होती है बाय एज, आयु के साथ संख्या भी इंक्रीज होती है, और ये टेंटिकल्स व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें हम बकल सिराई या ओरल सिराई के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम दूसरे भाग की अगर बात करते हैं, इसके बकल सिराई के बाद आता है वेस्टिब्यूल, जिसमें मुख सीधे की सीधे अंदर जाके खुलता है। राइट, इस वेस्टिब्यूल
अंदर हम बोल सकते हैं कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है या कीप जैसी संरचना होती है। कीप मतलब फनल जैसी संरचना यहाँ आकृति देखने को मिलती है। अब क्योंकि वेस्टिब्यूल भाग जस्ट माउथ के बाद आता है तो इस भाग को हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं। स्टोमोडियम के नाम से भी इस भाग को हम जानते हैं, क्योंकि स्टोमो मतलब क्या होता है, माउथ। तो माउथ के जस्ट बाद ही ये ओपन हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्टोमोडियम। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो आता है वो होता है व्हील ऑर्गन, या फिर इसको हम मुलर्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, मुलर्स ऑर्गन। राइट, ये व्हील ऑर्गन मुलर ऑर्गन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मुलर साइंटिस्ट का नाम है, उनके बेसिस पर इसका नाम पड़ा है। अब नाउ अगर हम व्हील ऑर्गन की बात करते हैं, नॉर्मली हम अगर बोलते हैं तो ये व्हील की तरह प्रेजेंट होता है और इसमें संरचनाएं जो होती हैं वो अंगुली की समान संरचनाएं होती हैं। दैट मींस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ प्रेजेंट रहते हैं और इन फिंगर लाइक अंगुली समान संरचनाओं में सीलिया या पक्षमार्ग भी उपस्थित रहते हैं, सीलिया भी इनमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर की तरफ ही जहाँ एंड होती है वहां पर एक खांच उपस्थित रहती है। राइट, वो खांच जहाँ ऊपर जाकर टच होती है उस रीजन को हम बोलते हैं हेड, हैशटैग्स ग्रूव। ठीक है, हैशटैग्स ग्रूव उस रीजन को बोलते हैं जहां पे इसमें जो खांच होती है वो जाकर बंद होती है, वो पूरी ग्रूव जो होगी वो हैशटैग ग्रूव कहलाएगी। और वहीं पे अगर कुछ निशान जैसी संरचना दिखती है तो उसे हम बोलते हैं हैशटैग स्पिट। पिट नुमा आकृति अगर दिखेगी तो हैशटैग स्पिट आगे जाकर अटैच करेगी। तो इस तरह की संरचनाएं यहाँ व्हील ऑर्गन के अंदर देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है, वाटर को आगे ले जाने में हेल्प करती है, जलधारा को अंदर की तरफ ले जाने में मदद करती है। तो ये हुआ माउथ या बकल कैविटी के थ्री पार्ट्स, ओरल सिलाई, बकल सिलाई, वेस्टिब्यूल, व्हील ऑर्गन। राइट, इसको हम अभी डायग्रामेटिकली देखेंगे तो हमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से ये सब चीजें प्रेजेंट रहती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी थर्ड पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन। हो गया हमारा थर्ड पार्ट आता है जिसे हम व्हीलम नाम देते हैं। राइट, अब व्हीलम की संरचना की अगर बात करते हैं तो व्हीलम संरचना इस तरह से व्हीलम की संरचना यहाँ पर उपस्थित रहती है। क्या है, छोटे छोटे स्पर्शक टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और ये टेंटिकल्स के आसपास सीलिया नुमा पक्षमा जैसी संरचनाएं
उपस्थित रहती है। ये क्या है, बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है, बिल्कुल राउंड शेप में, और इसके यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स उपस्थित रहती हैं जिसे रोटेशन करने में हेल्प करेगी। वहीं ये जो है ये व्हीलर टेंटिकल्स कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। ये बीच में जो ओपन होती है इसको हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम, राइट। व्हीलर का वर्क क्या होता है कि ये जलधारा को ये गोल गोल घूमकर क्या करता है, जलधारा को अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है जिससे जलधारा अंदर आ जाए। और इसी के साथ यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भोजन आ रहा है उसमें जो छोटे कण होंगे उसको ही इनके द्वारा आगे ले जाया जाता है, बड़े कण को यहीं से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर ये छलनी की तरह भी कार्य करता है, एक सीव की तरह कार्य करके जल और भोजन को आगे की तरफ बढ़ाता है। जो छोटे कण होंगे उनको छानकर आगे की ओर ले जाता है। अब इसमें जब हम टेंटिकल्स की बात करते हैं तो इसमें 12 तंतु के 12 टेंटिकल्स ही व्यवस्थित रहते हैं, ना इससे ज्यादा ना कम। इसलिए मैंने यहाँ पर 12 ही बनाए, 3A 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 3A, तो 6 6 करके 12 टेंटिकल्स हमने यहाँ बनाए, ठीक है। सेकेंडली में स्फिंक्टर मसल्स भी प्रेजेंट रहती है, तो इन स्फिंक्टर मसल्स की मदद से ये संकुचन कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और इजीली बीच में इनके एंटेरोस्टोम है, छिद्र उपस्थित है जो डायरेक्ट माउथ से एंटेरो मींस इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो इस तरह से इनकी संरचना उपस्थित रहती है। व्हीलम का कार्य छलनी की तरह, सीव की तरह इनका वर्क होता है, जो केवल स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे फूड के उन्हीं को एंटर करवाएगा अंदर की तरफ, उन्हीं को लेकर जाएगा। तो ये था हमारा व्हीलम।